तो दोस्तों, कैफे आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। जैसे हमने पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि प्रीलिम्स का जो इनिशिएटिव है, प्रीलिम्स 2024 के लिए 60 डेज़ का इनिशिएटिव है, उसमें हम हाई वर्थ टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये इस सीरीज़ में पहला वीडियो है और इसमें हमने शुरुआत की है पॉलिटी सब्जेक्ट से। तो पहला है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने साइड बाय साइड कंपैरिजन किया है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, और उसको बहुत डिटेल में कवर किया है और एक अच्छे सिस्टमेटिक वे से कवर किया है। देखिए, जब आप एम लक्ष्मीकांत को रिफ़र करते हैं तो उसमें कई बार कन्फ्यूज़न आ जाता है, क्योंकि कई बार कई प्रोविजंस कभी आगे पीछे हो जाते हैं और थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न आ जाता है माइंड में उसको कंप्रहेंड करने में। तो इस वाली वीडियो में आपको इस तरह की कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट जो होता है, इट एक्ट्स एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी। जो इंडिया का एक सिंबल होता है यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी का, तो प्रेसिडेंट उस तरह से एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि दो कॉन्सेप्ट आते हैं या दो चीज़ें होती हैं, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जब अब हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, बट प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज हेड ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। आप ये चीज़ जरूर याद रखें, हेड ऑफ इंडियन स्टेट, नॉट गवर्नमेंट, राइट। सो प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उससे रिलेटेड, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो सारे प्रोविजंस हैं वो पार्ट 5 में आते हैं, 5th पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के में। एंड द आर्टिकल एसोसिएटेड विद द प्रेसिडेंट इज फ्रॉम आर्टिकल 52 to 78, ठीक है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की हम बात कर रहे हैं, और कौन से एग्जीक्यूटिव्स हैं प्रेसिडेंट के अलावा। सो अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूड वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए अब 2 बार आ गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द सेम फॉर गवर्नर, ही इज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द कंसर्न स्टेट। जैसे यूपी का है गवर्नर है तो वो हेड ऑफ द यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश का हेड समझा माना जाएगा। पार्ट 6 में आते हैं गवर्नर से रिलेटेड प्रोविजंस, और वो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 153 से 163 तक। अगेन सिमिलरली स्टेट एग्जीक्यूटिव्स में अपार्ट फ्रॉम द गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। देखिए बिफोर 1956 एक पर्सन को एक स्टेट में ही गवर्नर बनाया जा सकता था, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 में आया, उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज किया गया कि एक पर्सन को एक से अधिक स्टेट यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है सेम पर्सन को, राइट। सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो टिडबिट्स हैं वो भी कवर करने की यहाँ पे कोशिश है, क्योंकि कई बार फैक्चुअल बेसिस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट डाल देगी, और अगर आप पे वो इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके एलिमिनेशन टेक्निक से उस क्वेश्चन को ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग, इलेक्शन और अपॉइंटमेंट, ठीक है। देखिए जो गवर्नर का जो मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल है। देखो ना तो वो इलेक्ट होता है, ना ही वो नॉमिनेट होता है, वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का होता है इलेक्शंस। तो साइड बाय साइड हम देख लेते हैं क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के पहले, ठीक है। पहला है प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड व्हाइल द गवर्नर इज अपॉइंटेड, ठीक है। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्यों होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन फिर भी एक आपको एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्लैरिटी बनी रहे, उसके लिए जल्दी से जान लेते हैं कि इलेक्ट क्यों किया जाता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इलेक्ट क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। इनका इलेक्शन है सीधे सीधे सारे लोग उसमें इंडियन सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। क्यों होता है, देखिए सीधी से 2 बातें हैं कि जो प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव समझा जाता है, ठीक है। जो रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल पावर्स होती हैं, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि डायरेक्ट इलेक्शन इस तरह की पोस्ट के लिए जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो बहुत कॉस्टली, एनर्जी कंज्यूमिंग और टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को किया जाता है, और गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज सील एंड हैंड, ठीक है। ये क्या है, फ्रेज क्या है, ये वाली, ये देखिए ये वाली, इसको भी हम इस वीडियो के थोड़ा सा अभी आगे देखेंगे तो वील टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, ये भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इलेक्ट कौन कौन करता है प्रेसिडेंट को।
ठीक है। अब देखो इलेक्ट कौन करता है, इम्पीच कौन कर सकता है, इसमें कन्फ्यूज़न आता है। सिंपल सा एक फंडा है कि अगर आपको इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या पार्लियामेंट हो या यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी हो, वो उसको आप इंक्लूड कर लेंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज बन जाएगा। यानी इलेक्शन की जो हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो आपको एक वर्ड याद रखने, इलेक्शन इलेक्टेड, इलेक्शन इलेक्टेड, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। सो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड, राइट, रिमेंबर दिस वर्ड। सेकंड इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। इसका मतलब है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ जहाँ पे वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है जिन स्टेट्स में, और उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। थर्ड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। ये इलेक्टोरल कॉलेज हो गया प्रेसिडेंट का, ठीक है। और इसमें एक बात देखिए, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, और कोई एक स्टेट है, यूपी है या बिहार है या कोई भी एक स्टेट है, वहाँ पे असेंबली डिसॉल्व हो गई है। असेंबली डिसॉल्व हो गई है मतलब एक फ्रेश इलेक्शंस होने वाले हैं, अभी फंक्शनिंग नहीं है, टर्म पूरा कर लिया या फिर, ठीक है, असेंबली डिसॉल्व है। तो वहाँ के जो भी एमएलए हैं, जो भी पार्ट हैं इलेक्टोरल कोलाज के, यानी इलेक्टेड एमएलएज हैं, दे कैन नॉट बी गिवन ए चांस टू वोट, यानी कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में दे सीज टू टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शंस। So in case when assembly is dissolved, right, members cease to be qualified to vote in a president elections, ठीक है। तो इसमें एक चीज आप ये देखिए कि इस बेसिस पे प्रेसिडेंट इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता कि स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट की असेंबली डिसॉल्व है। हम ये कहें कि यार ये एक स्टेट की असेंबली डिसॉल्व है, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं यानी इलेक्टेड एमएलए हैं उस स्टेट के, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे, सो लेट्स पोस्टपोन द प्रेसिडेंट इलेक्शंस। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। डिसॉल्व असेंबली के जो एमएलए हैं वो वोट नहीं कर पाएंगे, बस इतना होगा, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दैट। गवर्नर के केस में देखते हैं, ठीक है। गवर्नर के केस में जनरली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, या हम भी कई बार जनरली बोल देते हैं, गवर्नर होता है यूनियन गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है, बट हर प्रैक्टिकली हो सकता है, दैट्स मे बी ट्रू, बट अगर थ्योरेटिकल केस में बात करें, और एक हम सुप्रीम कोर्ट का केस भी देखें, हरगोविंद पंत केस, जो कि 1979 में आया था, उसमें कैटेगोरिकली उसमें बोला गया था कि जो गवर्नर का ऑफिस है दैट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड दिस ऑफिस इज हैज नो सबॉर्डिनेशन और नो कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, आप ये याद रखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेशन या कंट्रोल नहीं है। टेंट इलेक्शंस में हम बात करें, जब हमने इलेक्शन की बात करी थी, वी टॉक्ड अबाउट द वोट ऑफ एमएलएज, वोट ऑफ एमपीज, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे अक्रॉस द स्टेट ओवरऑल इलेक्शन में एक तो वोट वैल्यूज एमपीज की और एमएलएज की क्या क्या होगी। देखिए सिंपल एक फॉर्मूला दिया गया है कि एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे होगी। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को आप अगर 1000 से डिवाइड कर दें, लेट्स से किसी स्टेट की पॉपुलेशन है, एक एग्जाम्पल से वैसे समझ लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, 1 करोड़ एक पॉपुलेशन है, ठीक है। इफ़ यू डिवाइड दैट बाई 1000 तो आपको एक नंबर आएगा, उस नंबर को आप इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से डिवाइड करेंगे। जैसे वहाँ पर 100 इलेक्टेड एमएलएज हैं, अगर उससे फर्दर डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो वैल्यू ऑफ द वोट आ जाएगी, ठीक है, एमएलए की। अब देखिए स्टेट की पॉपुलेशन डिफर करती है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स के लिए होती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होता है एक पर्टिकुलर स्टेट असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो डिफर करती है। अब ये दोनों डिफर करेंगी, स्टेट बाय स्टेट डिफर करेंगी, तो वोट वैल्यू होगी एमएलए की, वो भी स्टेट वाइज डिफर करेगी। यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में जो एमएलए की वोट वैल्यू है वो किसी दूसरे स्टेट में एमएलए की वोट वैल्यू उससे अलग होगी, राइट। इन केस ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका कैसे डिटरमाइन किया जाता है टोटल वैल्यू ऑफ वोट, कि जो भी हमने एमएलए सारे स्टेट्स के एमएलए का जो वोट वैल्यू निकाली है, वैल्यू ऑफ वोट्स निकाली है, उसका टोटल करेंगे, ठीक है। स्टेट के एमएलए की ये वैल्यू है, दूसरे स्टेट के एमएलए की ये वैल्यू है, उनको ऐड कर देंगे, राइट। तो न्यूमरेटर में ये चीज़ रहेगी और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखिए किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी इलेक्टेड एमपी से उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें वोट वैल्यू
ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाएगी, ठीक है। एमएलएज की डिफर करती है। रिसेंटली पिछले साल जो भी इलेक्शंस हुआ तो एमएलए की अगर वोट वैल्यू याद कर सकें प्लीज रिफर टू दैट। एमपी की वोट वैल्यू क्या है जो कि कॉमन रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कॉमन रहेगा। तो एक एमपी वाले वो राज्यसभा का हो या इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का हो या फिर ये आपका हो लोकसभा का, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो वैल्यू होगी वोट की वो सेम रहेगी। अभी करेंटली इट इज 700, ठीक है। सो ये वोट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है। नाउ कुछ और डिटेल्स देखते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड या प्रेसिडेंट से रिलेटेड। देखो पहला तो ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इकलौते ऐसे पर्सन रहे हैं जो प्रेसिडेंट 2 बार बने हैं, ठीक है। सो द ओनली पर्सन टू ऑक्यूपाई फॉर 2 टर्म्स, राइट। और इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं। पहला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, ठीक है। बस आप इतना याद रख लीजिए क्योंकि व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग पार्लियामेंट वी विल टॉक अबाउट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रीफ, राइट। जो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की हम जब हम बात कर रहे हैं इंडिया के केस में, तो वहाँ पे वी फॉलो जनरली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। वो ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे तब, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें देखिए ये क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शन प्रेफरेंसेस देनी होती हैं। जो भी वोटर होता है, जो एमपीज या एमएलएस होते हैं, दे टेक वेरियस प्रेफरेंसेस। जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं कि पहली प्रेफरेंस मेरी इसको है, दूसरी इसको है, तीसरी इसको है। जो हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है वो कंसीडर की जाती है। इन केस ऑफ टाई जो लीस्ट प्रेफर्ड आपका कैंडिडेट होता है, जिसको सबसे कम प्रेफरेंस मिलती है, वो लास्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट होता है। फिर उसके बाद वो वोट्स ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यू डोंट हैव टू गो डीप इन डिटेल्स ऑफ दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस, बट आप सिर्फ इतना काम की चीज़ें याद रखिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। सीक्रेट बैलेट से होता है। और इलेक्टोरल कोटा क्या होता है, टोटल वोट्स डिवाइड बाई 2, ठीक है, +1, दैट इज मीन्स मेजोरिटी ऑफ द वोट। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट और डिस्प्यूट आते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड डाउट्स एंड डिस्प्यूट अगर हुए, सो दे आर इंक्वायर्ड इनटू एंड दे आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और इस रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, दैट इज फाइनल। So let's say if the elections are void by the Supreme Court, it is declared void by the Supreme Court, the presidential election, president election. तो जो भी previous act done by the president है उनको invalid नहीं माना जाएगा। यानी void होने से पहले जो भी act किए गए हैं president के द्वारा would not be invalidated, they would be valid, ठीक है। So all the previous acts done by the president before the election is declared void by the Supreme Court would not be invalidated, ठीक है। और ये देखो 6 पॉइंट की ऑलरेडी हम देख लिया था, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, यानी कि कहीं किसी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है, वहाँ के मेंबर्स पार्टिसिपेट एमएलएस पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो इस बेसिस पे प्रेसिडेंट इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज ही कंप्लीट नहीं था, ठीक है। तो इस बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जाएगा और प्रेसिडेंट इलेक्शन विल कंटिन्यू, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वालिफिकेशन टू बी प्रेसिडेंट एंड क्वालिफिकेशन टू बी गवर्नर। साइड बाय साइड है, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। देखिए 2 क्वालिफिकेशन है वो एकदम कॉमन है। पहला है 35 ईयर्स, यानी कि दैट पर्सन शुड बी ऑफ एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। गवर्नर के केस में भी 35 है और प्रेसिडेंट के केस में भी 35 ईयर्स है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया में 2 तरीके और भी हैं, नेचुरलाइज्ड सिटीजन और दूसरा बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी अगर सिटीजन कोई बना हुआ है इंडिया का, तो वो भी प्रेसिडेंट और गवर्नर इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। नेचुरलाइज्ड के केस में क्या होता है, देखिए जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें 3-4 तरीके हैं सिटीजनशिप के, अब डिटेल में देखना। जैसे बर्थ है, डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन है एंड नेचुरलाइजेशन है। तो यहाँ पर नेचुरलाइज्ड और रजिस्टर्ड सिटीजन वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखिए नेचुरलाइज्ड में तकरीबन ये 7 ईयर्स का होता है, रजिस्ट्रेशन में 7 ईयर्स का होता है
और नेचुरलाइज्ड में 12 ईयर्स का होता है कि ऑर्डिनरीली इंडिया में पिछले 12 साल से रह रहा है तो उसको एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन मान लिया जाता है। कुछ और लीगल प्रोविजंस होंगे, बट ईयर्स की हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन में अराउंड 7 ईयर्स है और नेचुरलाइज्ड में 12 ईयर्स है। ठीक है, तो पहली कंडीशन सिटीजन, दूसरा 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, गवर्नर के केस में यही है क्वालिफिकेशंस। इसके अलावा कुछ कन्वेंशंस हैं जो फॉलो होती हैं जनरली। ए गवर्नर शुड बी द आउटसाइडर टू द स्टेट, जिससे क्या है कि वो लोकल पॉलिटिक्स से फ्री रहे। ये कन्वेंशन जनरली फॉलो होती है। दूसरी कन्वेंशन जो फॉलो होती है वो है कि प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सीएम ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट को जब किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करना है तो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट कर किया जाता है। ठीक है, देखिए ये कन्वेंशंस हैं, कोई लॉ या रूल्स तो है नहीं। सो दीज कन्वेंशंस आर वायलेटेड इन द पास्ट। ठीक है, ये हो गया गवर्नर का। लेट्स कम टू द प्रेसिडेंट पार्ट। प्रेसिडेंट में सिटीजन हो गया, ईयर्स हो गया। इसके अलावा कुछ और उसमें क्वालिफिकेशंस हैं, प्रोविजंस दिए हैं, और वो क्या है कि दैट पर्सन who wants to be the president should be qualified for the election of लोकसभा एमपी। यानी कि लोकसभा एमपी के लिए जो जो क्वालिफिकेशंस होती हैं एलिजिबिलिटी के लिए, वो सारी प्रेसिडेंट में होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर दैट। फोर्थ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि देयर शुड बी नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट। अब इसमें ये बात देखिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक है, लेकिन कोई डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की। इसको डिटेल में हम करंट अफेयर सेक्शन में कवर करने वाले हैं, और जो वो वीडियो भी आपको आज या कल सुबह मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, लेकिन देयर इज नो डेफिनेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन होगी नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये है। अब इसका एक प्रॉपर एक इलेक्शन के लिए क्या होता है कि पहले नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन कैसे होगा कि 50 इलेक्टर्स हैं एज ए प्रपोजर और 50 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर, यानी कोई प्रस्ताव रखेगा उसके बाद कोई समर्थन करेगा, यानी 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर, 50 एज सेकेंडर्स। ठीक है, तो नॉमिनेशन शुड बी सब्सक्राइब्ड बाई दो 50 इलेक्टर्स प्लस 50 इलेक्टर्स। ठीक है, तो नॉमिनेशन को पहले सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब होना चाहिए 50 इलेक्टर्स हों जो प्रपोजर है और 50 एज सेकेंडर है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं है, यू कैन स्किप दिस। इसके अलावा आरबीआई को दैट पर्सन हु वांट्स टू बी प्रेसिडेंट टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ही और सी हैज टू डिपॉजिट 15,000 रुपीज टू द आरबीआई। और अगर इलेक्शन में उसके 1/6 भी कम वोट आते हैं तो ये जो 15,000 है सिक्योरिटी मनी है दैट विल बी फोरफिटेड, यानी कि जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाती है। वो कहते हैं ना, जनरली आपने सुना हो जमानत जब्त हो गई, तो दैट अमाउंट 15,000 जो भी डिपॉजिट किया आपने आरबीआई को एज ए सिक्योरिटी मनी वुड बी फोरफिटेड। ठीक है, सो क्वालिफिकेशन वी हैव अंडरस्टूड। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द ओथ टेकन बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, ओथ के केस में क्या होता है, इट इज कवर्ड अंडर द आर्टिकल 60 इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, and in case of governor it is article 159. So the oath is administered by the chief justice of India। अगर वो नहीं होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर के केस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट के वो। ठीक है, तो ओथ यहाँ पे होता है ना। ओथ क्या होती है, दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट का सिमिलर है। ठीक है, 3 है ओथ में, 3 पॉइंट्स हैं। पहला टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, गवर्नर के लिए भी सेम है। सेकेंड है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, गवर्नर के लिए भी सेम है। थर्ड इज टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, गवर्नर के केस में क्या होगा, टू द पीपल ऑफ स्टेट, राइट। सो ओथ इज सिमिलर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंडीशंस फॉर ऑफिस। कुछ कुछ कंडीशंस दी गई हैं ऑफिस के लिए, वो क्या है, ही शुड नॉट बी अ सिटिंग एमपी और एमएलए, अगर है तो उसको वैकेट करनी पड़ेगी सीट। गवर्नर के लिए भी सेम है। दूसरा हमने बात कर ली थी नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, प्रेसिडेंट के लिए भी सेम, गवर्नर के लिए भी सेम। ठीक है, जो सेम है पहले वो वाला हम देख लेते हैं। एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन डिसाइड करता है, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेज को पार्लियामेंट डिसाइड करता है। गवर्नर के केस में भी सेम है, वही डिसाइड करती है। और उसके ड्यूरेशन में जो एमोल्यूमेंट, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस हैं, दे कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज और हर टर्म। ठीक है, तो ये सेम प्रोविजन है गवर्नर के लिए। नाउ ठीक है, अब यहां पे एक है
कि दैट पर्सन कैन यूज राष्ट्रपति भवन विदाउट रेंट। और यहाँ देखिए गवर्नर के केस में द गवर्नर कैन यूज राजभवन विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ रेंट। ठीक है, अब लास्ट में देखिए सिक्स पे देखिए, सिक्स पॉइंट देखिए, द पर्सन इज प्रोवाइडेड इम्यूनिटी इफ इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। वो इम्यूनिटी क्या होती है कि कोई भी ऑफिशियल एक्ट हो गवर्नर या प्रेसिडेंट का, ऑफिशियल एक्ट के लिए दे एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ लीगल लाइबिलिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ काम किया उन्होंने, आप उनको उन पे केस करें या कुछ करें, सो दे एंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज और हर ऑफिशियल एक्ट्स। ठीक है, अब दो तरह की प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स हैं या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं। तो दे आर इम्यून टू एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वो भले ऑफिशियल एक्ट हो या पर्सनल एक्ट हो, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं। दे कैन नॉट बी अरेस्टेड और दे कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड। ठीक है, अगर सिविल प्रोसीडिंग्स की बात की है तो वो इनिशिएट हो सकती हैं, बट फॉर देयर पर्सनल एक्ट्स ओनली। ठीक है, वो भी जब उनको 2 महीने का नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, तो कंडीशंस ऑफ ऑफिस जो इम्यूनिटी है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म ऑफ द ऑफिस। टर्म ऑफ द ऑफिस में क्या है कि देखिए जनरली 5 years रहती है, लेकिन गवर्नर के केस में क्या होता है, देखो एक कन्वेंशन होती है कि जो सेटिंग गवर्नमेंट होती है वो डिसॉल्व होती है या फिर वो रिजाइन कर दे, तो उसके साथ साथ जो गवर्नर उस गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए होते हैं वो भी जनरली रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, उनकी ड्यूरेशन में जो अपॉइंट हुए होते हैं वो गवर्नर भी जनरली रिजाइन कर ही देते हैं। बट अगर ओवरऑल टेन्योर की बात करें तो प्रेसिडेंट को 5 years का है, गवर्नर को भी 5 years का है, बट वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है, और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिसिएबल, सो देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और कोई भी फिक्स टर्म नहीं है ऑफिस का गवर्नर का। ठीक है, रेजिग्नेशन की हम बात करें तो प्रेसिडेंट अब रिजाइन कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, और गवर्नर रिजाइन कर सकता है, अगर रिजाइन करता है तो ही कैन और शी कैन रिजाइन टू प्रेसिडेंट। ठीक है, और दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री अपॉइंटमेंट। री इलेक्शन प्रेसिडेंट के केस में, गवर्नर के केस में री अपॉइंटमेंट। ठीक है, नाउ दे कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड टर्म टू प्रिवेंट द इंटररेग्नम। यानी इंटररेग्नम क्या होता है कि बीच में एक खाली पीरियड होता है कि एक कोई पोजीशन है उसको कोई ऑफिस को वैकेट करता है, एक नया कोई पर्सन आता है, उसके बीच में एक गैप आ जाता है कि ठीक है इलेक्शंस के चलते या कुछ और कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो गैप आ जाता है। तो वो इस तरह का गैप ना हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बिल्कुल आ सकती हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट साइन करना है, कोई एक्शन लिया जाना है, एग्जीक्यूटिव एक्शन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, तो उस केस में ये ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वो खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक नया पर्सन नहीं आ जाता तो दे कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड देयर टर्म टू प्रिवेंट दिस गैप, इट इज कॉल्ड इंटररेग्नम। ठीक है, सिमिलरली दिस इज द केस विद द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के केस में एक चीज और आपको याद रखनी है कि प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर गवर्नर टू अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म। सो प्रेसिडेंट उनको ट्रांसफर कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिटवीन टर्म्स, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इम्पीचमेंट। देखिए इलेक्शन में जब प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मैंने कहा तो वर्ड याद रखना इलेक्टेड, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। इम्पीचमेंट में क्या होता है देखते हैं। आर्टिकल 61 है प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट आर्टिकल। गवर्नर के केस में कुछ नहीं है इस तरह का इम्पीचमेंट प्रोसीजर। द रिमूवल प्रोसीजर इज देयर, सो देयर इज नो ग्राउंड फॉर रिमूवल मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर गवर्नर। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है उसको रिमूव कर सकता है, सो नो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर। प्रेसिडेंट के केस में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट के केस में ही और शी कैन बी इम्पीच्ड यानी निकाला जा सकता है, फोर्सफुली हटाया जा सकता है पोजीशन से फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन का मतलब क्या है। ठीक है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ये एक पैराडाइज है लॉयर्स के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी वेग टर्म है। ये भी वैसे ही है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सो इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इज 1/4 member of Lok Sabha and Rajya Sabha can initiate the impeachment process, right? So it can be initiated by either house of the parliament. ठीक है, यानी कि लोकसभा के मेंबर भी इनिशिएट कर सकते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी इनिशिएट कर सकते हैं 1/4 member of the house। उसके बाद क्या होगा,
14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल मतलब कोर फंक्शन इसका जुडिशियल नहीं है, लेकिन इसमें जुडिशरी के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट को जब ये प्रोसेस चल रही होगी इम्पीचमेंट की, ही और शी हैज़ द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, एट सच इन्वेस्टिगेशंस। अब नाउ जो ये रेजोल्यूशन इनिशिएट हो गया है और कोई नोटिस भी मिल गया है, तब दिस रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा राज्यसभा में पास होना है विद ए स्पेशल मेजोरिटी। वो क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो प्रेजेंट हैं वोट कर रहे हैं उनने, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बारी बारी से दोनों हाउसेस में पास होना है, ठीक है। अगर इस तरह के इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है, प्लीज रिमेंबर दैट। अच्छा, इसके नॉमिनेशन में कौन कौन इसके इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इसके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है लोकसभा में और राज्यसभा में। यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के या यूनियन टेरिटरीज के, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करें, यानी कि ऑल इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वुड पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। सो नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड अबाउट द वैकेंसी, यानी ऑफिस में वैकेंसी भी हो सकती है। देखिए, प्रेसिडेंट के केस में क्या है, पहले गवर्नर का देख लेते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसीजर नहीं है तो इम्पीचमेंट से तो हो नहीं सकती वैकेंसी। सो कैन बी रिमूव्ड, गवर्नर रिजाइन कर सकता है, डेथ हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो यानी फिर से अपॉइंट कर दिया जाएगा। बट इन केस ऑफ डेथ, ये वाला याद रखिए कि इन केस ऑफ डेथ स्टेट का जो चीफ जस्टिस है वो टेम्परेरी बेसिस पे उस स्टेट का गवर्नर की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के केस में देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि या तो उसका टेन्योर एक्सपायर हो जाए, या रिजाइन करे, या इम्पीच हो, या डेथ, या अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड हो प्रेसिडेंट, तो इसमें हम एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ऑफिस में। सो लेट्स से फर्स्ट पहले देखते हैं, टेन्योर एक्सपायर हो गया यानी टेन्योर एंड हो गया। सो इलेक्शंस टू बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, ठीक है। तो जो उसकी टेन्योर एंड हो रही है उससे पहले ही आपको इलेक्शंस करवाने होंगे। अगर इलेक्शन में किसी चीज़ का डिले आ जाता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट होल्ड करता है ऑफिस को, जो हमने बात की इंटररेग्नम को बचाने के लिए, टू अवॉइड इंटररेग्नम। सो प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस टिल न्यू प्रेसिडेंट अज्यूम चार्जेस, ठीक है। और बाकी सारे केस हैं, यानी रिजाइन के, डेथ के, हट ही गया है वो अचानक से, तो इलेक्शंस विद इन 6 मंथ, क्योंकि वो एंटिसिपेट नहीं किया ना। जिसमें एंटिसिपेटेड है टेन्योर एक्सपायरी में, उसमें तो पहले इलेक्शन कराएंगे टेन्योर एक्सपायरी होने से, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको याद करने की जरूरत ही ना रहे। और बाकी केस में अचानक से कोई वैकेंसी हुई है, डेथ में, इम्पीचमेंट में, अदरवाइज, तो उस केस में आफ्टर द वैकेंसी इज क्रिएटेड, इलेक्शंस टू बी हेल्ड विद इन द 6 मंथ्स, ठीक है। और उस बीच में जो खाली ऑफिस है उसमें वाइस प्रेसिडेंट वुड एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो टेन्योर एंड के केस में प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेगा टिल द न्यू सक्सेसर अज्यूम चार्जेस, और अदर केसेस में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बनता, ठीक है। अब देखिए, कुछ कई बार टेम्पररी बेसिस पे अवेलेबल नहीं होते प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि कहीं बाहर गए हैं या कुछ और रीज़न है, इलनेस है या कोई और अदर कॉजेज हैं, उस केस में उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट की तरह। वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जो भी नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा दैट वुड बी फॉर फुल 5-year टर्म। बिलीव मी, इट विल पे यू। स्पिरिट आप हाई रखिए, इस टाइम पे बहुत टाइम कम है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो मन में आता है यार कैसे होगा, अब क्या करूँगा, 1 साल बर्बाद हो गया। यार अभी भी पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है, लगातार कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं करा ही रहा हूँ, पर इसके साथ साथ आपको देखो, पहले वीडियो को रेफर करो, इंट्रोडक्टरी वीडियो को, उसमें मैंने ट्रेंड्स के अलावा टॉपिक्स भी दिए हैं जो स्कोरिंग टॉपिक हैं। करंट अफेयर अपने 3 घंटे का करंट अफेयर रखो, थोड़ा टाइम जीसेट के लिए रखो, उसके साथ साथ उन जो टॉपिक्स को दिए हुए हैं सीधा पढ़ो। आप सीधा एक अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ या कहीं किसी भी कोचिंग की नोट्स उठाओ, उसमें से उन टॉपिक्स को पढ़ना चालू करो, ठीक है। बहुत टाइम है, सुबह 4 बजे उठ जाओगे ना, दिन 25 घंटे का लगेगा आपको, ठीक है। और देखो, डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जो भी प्रिविलेज थिंग्स हैं लाइफ में, दे कम विद अ प्राइस टैग। और यहाँ पे प्राइस आपकी है डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन। थोड़ा सा कर लो, थिंग्स विल बी सॉर्टेड और बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो कीप द स्पिरिट हाई।
And thank you very much for being with us, Cafe IAS, and all the best. Let's meet at another video. Thank you.